हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, यानी कोशिका जो होती है वो कितने भागों में बटी हुई होती है, टाइप ऑफ सेल। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको हेडिंग लगा लेना है टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल यानी सेल के प्रकार कितने होते हैं, कोशिका कितने भागों में बटी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो टाइप ऑफ सेल है, सबसे पहले यहाँ पर एक आता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक आती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि सेल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो यूकैरियोटिक जो सेल होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो प्लांट सेल होती है, ओके, एक होती है एनिमल सेल। तो दो प्रकार की यूकैरियोटिक सेल होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इसके तो एग्जाम्पल ये हो गए प्लांट सेल और एनिमल सेल। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, इसका पहला जो एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी इसे हम साइनोबैक्टीरिया बोल देते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम हिंदी में नीले हरे शैवाल कहते हैं। ठीक है, और अगला इसका जो एग्जाम्पल है पीपी येलो, यानी फ्लोरोफिनोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये भी कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल। और यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो आपके एक दिमाग में वर्ड आ रहा होगा कि जो प्लांट सेल होती है उसके क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, और जो एनिमल सेल होती है इसमें क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा अंतर आपको बता दे रहे हैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि प्लांट सेल क्या होती है, एनिमल सेल क्या होती है। फिर आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात को समझिए कि प्लांट सेल क्या होती है, एनिमल सेल क्या होती है। तो प्लांट जो सेल होती है उसके ऊपर सेल वाल जो उपस्थित होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, तो जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में सेल वाल होती है, सेल वाल को हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो होती है प्लांट सेल के अंदर और सेलुलोज से बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यदि हम देखें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में जो सेल वाल होती है वो कैसी होती है, एब्सेंट होती है, यानी एनिमल जो सेल होती है उसमें सेल वाल उपस्थित नहीं होती है। अगला यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन इसके बाद उपस्थित होती है। प्लांट जो सेल होती है, प्लांट सेल में सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट कर लें। और फिर बाद में क्या होता है, एनिमल जो सेल होती है इसके अंदर भी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यानी जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर केवल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वाल, वो प्रेजेंट नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो इसका एक यहाँ पर अंतर हो जाता है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट आता है कि प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर एब्सेंट होता है, क्योंकि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, प्लांट सेल में उपस्थित होता है, एनिमल सेल में उपस्थित नहीं होता है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, न्यूक्लियस जो होता है, प्लांट सेल की जो कोशिका होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं होता है। सेंटर का मतलब होता है बीच में नहीं होता है, एक साइड में होता है। साइड में क्यों होता है, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए जो न्यूक्लियस हो जाता है वो साइड में हो जाता है। ठीक है, साइड में हो जाता है, इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं है। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट आता है एनिमल सेल में, एनिमल सेल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। क्यों सेंटर में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी छोटा होता है, आसानी से क्या होता है एक जगह पर आ जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में आ जाता है, बीच में होता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला यहाँ पर प्लांट सेल में क्या अंतर होता है, अगला इसमें जो अंतर है, वैक्यूल जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। वैक्यूल जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मैंने आपको अभी बता दिया, वैक्यूल बड़ा होता है, इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं होता है, साइड में हो जाता है। ठीक है, तो इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होता है, यानी छोटा होता है। ठीक है, और जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस भी बोल सकते हो। इसका क्या कार्य होता है, इसको मैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग
बताऊंगा, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडी जो होती है ये भी प्लांट सेल में पाई जाती है और यहाँ पर एनिमल सेल में भी पाई जाती है। ये क्या करती है, पदार्थों को मॉडिफाइड करती है, ठीक है, नया करती है। जो किससे, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से जो भी पदार्थ निकलते हैं उसको ये मॉडिफाइड करती है। कौन, गोल्जी बॉडी, जिसे हम गोल्जी apparatus भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट आता है प्लांट और एनिमल सेल में, इसका एक अगला डिफरेंस हो जाता है, इसका एक अगला अंतर हो जाता है। कौन सा अंतर हो जाता है कि जो कोशिका द्रव्य विभाजन है वो प्लांट सेल में किस प्रकार से होता है और एनिमल सेल में किस प्रकार से होता है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस जो डिवीजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। लेकिन जो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल फारो मेथड के द्वारा होता है। सेल फारो मेथड क्या होता है, कोशिका खांच के द्वारा विभाजन हो जाता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य का। देख पा रहे होंगे जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में जो सेल प्लेट होती है उसके द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर जो सेल प्लेट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं, ठीक है, इसे हम सेल प्लेट बोलते हैं। और फिर बाद में धीरे धीरे ये बड़ी हो जाती है और फिर बाद में लास्ट में इस तरह से बड़ी हो जाती है और कोशिका जो होती है वो आपस में बट जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये प्लांट सेल में इस प्रकार से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और एनिमल सेल में क्या होता है, सेल फारो के द्वारा होता है। ये कोशिका हो गई और यहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से इसके नीचे देखिएगा, देखिए ये कोशिका है, अब ये डिवाइड होगी किसके द्वारा, सेल फारो के द्वारा, क्योंकि ये एनिमल सेल है। तो यहाँ पर इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इस प्रकार से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पर इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर बाद में लास्ट में इस प्रकार से कोशिका डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल फारो मेथड के द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और यहाँ पर सेल प्लेट के द्वारा होता है। अब यहाँ पर जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम कम मात्रा में होते हैं और एनिमल सेल में ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में जो लाइसोसोम होते हैं इसे हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। और लाइसोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम कोशिका को ग्रो कराते हैं। जब तक कोशिका ग्रो नहीं हो जाती है, जब तक जो लाइसोसोम होते हैं वो जीवित रहते हैं। और जब कोशिका पूरी तरह से ग्रो हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, फिर बाद में ये अपने आप को नष्ट कर लेते हैं, ठीक है। लाइसोसोम अपने आप को नष्ट कर लेते हैं जब तक कोशिका पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाती है, जब तक, ठीक है। तो ये लाइसोसोम इसके अंदर, प्लांट के अंदर कम मात्रा में होते हैं और इसके अंदर एनिमल सेल में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर प्लांट सेल होती है, इसका आकार जो होता है वो इस प्रकार का होता है, स्क्वायर के आकार का, ठीक है, इस प्रकार का। और एनिमल सेल का आकार गोलाकार होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, अंतः पृथ्वी जालिका इसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये उपस्थित होता है, इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक है। कौन से, ये दो प्रकार का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER और SER। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं, RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे, जब पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो आगे की बात हो गई। जब तक आपको ये अंतर पता होना चाहिए प्लांट और एनिमल सेल में। और यहाँ पर भी ये क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऊर्जा जो होती है वो सबको चाहिए, प्लांट को भी चाहिए, एनिमल सेल को भी चाहिए। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा का उत्पादन करना, ठीक है, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर जो साइटोस्केलेटन होता है वो भी प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन का क्या कार्य होता है, कोशिका के अंदर कोशिका को एक शेप प्रदान करता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में ही रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो आसपास होती है वो वहीं पर रहती है। वो इसलिए वहीं पर रहती है क्योंकि वहाँ पर साइटोस्केलेटन पाया जाता है। यदि साइटोस्केलेटन ना पाया जाता होता तो क्या होता है, न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, बीच में चला जाता है, कहीं उधर चला जाता है, कहीं उधर चला जाता है, सारा मटेरियल इधर उधर हो जाता है। लेकिन वहाँ पर साइटोस्केलेटन पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पर रहता है, साइड में रहता है। और यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, वो सेंटर में ही रहता है, ठीक है। इसीलिए साइटोस्केलेटन क्या करता है, जो कोशिका होती है
उसको एक आकार प्रदान करता है और एक जगह रखने का कार्य करता है। यानी अंग जो होते हैं उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको एक जगह रखने का कार्य करता है, इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। और जो सेंट्रियोल होता है वो इसके अंदर अब्सेंट होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है यानी उपस्थित होता है, और जो प्लांट सेल होती है इसके अंदर जो क्या होता है, जो सेंट्रियोल है वो अब्सेंट होता है। सेंट्रियोल का कार्य ये होता है कि ये स्पिंडल फाइबर को क्या करता है, निकालता है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं इससे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर सेल डिवीजन के काम में ये सेंट्रियोल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है सेंट्रियोल। तो यहाँ पर सब कुछ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, तो यदि सेंट्रियोल और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं इनको मैं अलग अलग बताऊंगा। जैसे यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसको भी मैं अलग बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, इसको भी न्यूक्लियस, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन जो होता है उसको मैं पूरी तरह से बताऊंगा, लाइसोसोम, और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, ये सब अलग अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।